हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आनंद कुमार मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूँ शुक्ला इंस्टीट्यूट पे। आज हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो है लाइट। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, आपके बोर्ड एग्ज़ाम भी पास में आ ही रहे हैं। तो लाइट एक एनर्जी है ना? लाइट एक एनर्जी है जो हमको मिलती कहाँ से है? अगर अपने अर्थ की बात की जाए तो हमारे पास लाइट का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है सन। ठीक है? तो सन सबसे बड़ा सोर्स है लाइट का। सन में चलती है न्यूक्लियर रिएक्शन और सन में जो न्यूक्लियर रिएक्शन चलती है वो है फ्यूजन। फ्यूजन एटम में दो टाइप के फोर्सेस लगते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एटम के न्यूक्लियस को बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस में बांध के रखता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो आउटर स्पेस के इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये एटम का जो न्यूक्लियस है ये दो तरीके की रिएक्शन करता है, या तो ये न्यूक्लियस जुड़ जाएंगे आपस में या तो कोई न्यूक्लियस हैवी न्यूक्लियस टूट जाएगा। अगर हैवी न्यूक्लियस स्मॉल न्यूक्लियस में टूटता है तो वो रिएक्शन बनती है हमारी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। और अगर स्मॉल न्यूक्लियस ऐड हो गए, हैवी न्यूक्लियस बनाया तो वो बनता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। हमारे सन में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलती रहती है। वहाँ पे हाइड्रोजन के स्मॉल न्यूक्लियस जो होते हैं वो कंबाइंड होके हीलियम के फॉर्म में जाते रहते हैं। तो जो हम हमारे अर्थ पे जो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है वो है सन। हमारी ये हम बोल सकते हैं कि हमारे अर्थ पे जितनी भी चीजें हैं उन सबके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सन है, क्योंकि सन ही अपनी एनर्जी से अर्थ की सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्राइमरी प्रोड्यूसर हो चाहे सेकेंडरी प्रोड्यूसर हो, सबको जो भी एनर्जी मिली है वो इसी सन की वजह से मिली है। तो सन में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलती है। अच्छा, सन से निकलेंगी लाइट रेस एनर्जी के फॉर्म में। लाइट रे निकलती हैं और ये लाइट रे ट्रेवल करती हैं वैक्यूम में। कैसे? अगर सन को देखिएगा आप तो सन के पास का सबसे पहला पहला जो प्लेनेट पड़ता है वो है मरकरी। मरकरी के बाद में वीनस, वीनस के बाद में अगला प्लेनेट है अर्थ हमारा। अर्थ में भी एटमॉस्फेयर है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर। और एक्सोस्फियर के ऊपर पड़ता है वैक्यूम। वैक्यूम, अगर लाइट रे वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है इसका मतलब है इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है? लाइट एक एनर्जी है और लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, अगर लाइट एनर्जी है, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो चलती कैसे है? तो चलती है लाइट रे हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्वेश्चन आता है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है जरा देखो। ये मैंने लिया एक एक्सिस, सपोज करिए हमारी एक्सिस है जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है। क्लियर? और याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है स्पीड ऑफ लाइट से, और वह है कितनी? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है हमारी लाइट। अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बनाने जा रहा हूँ। तो सपोज करिए कि ये है मेरी इलेक्ट्रिक वेव और ये मैंने मान लिया ये मेरी मैग्नेटिक वेव। जरा ध्यान से देखना, ये मैग्नेटिक वेव और ये इलेक्ट्रिक वेव दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे चलती हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव दोनों एक साथ एक ही एक्सिस पे चलती हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलती हैं, विद स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर कहीं पे डिस्टरबेंस क्रिएट करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने अगर कहीं पे डिस्टरबेंस क्रिएट किया, सपोज करिए यहाँ पे डिस्टरबेंस हुआ है, तो ये डिस्टरबेंस ही फोटॉन के रूप में बाहर आता है। ये होगा एक फोटॉन और फोटॉन की एनर्जी होती है एच न्यू, या इसी को आप लिखते हो एच सी बाई
लैम्डा, वेर लैम्डा, लैम्डा होती है हमारी वेवलेंथ, लैम्डा है हमारी वेवलेंथ। तो बेटा जरा देखो, हमारे अर्थ पे एनर्जी का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है सन, और सन एनर्जी को एमिट करता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू, और वो एनर्जी ट्रैवल करते हुए आती है वैक्यूम से, मतलब मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइट एक एनर्जी है, और ये किस फॉर्म में चलती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चलती है लाइट। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव दोनों एक साथ एक ही एक्सिस पे चलती हैं, विद द स्पीड ऑफ लाइट चलती हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पे चलती हैं, कुछ इस तरीके से कि जहां पे इलेक्ट्रिक पल्स कमजोर पड़ेगी उसको मैग्नेटिक पल्स सपोर्ट करेगी, और जहां पे मैग्नेटिक पल्स कमजोर पड़ेगी उसको इलेक्ट्रिक पल्स सपोर्ट करती रहती है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कहीं पर भी डिस्टरबेंस क्रिएट होता है तो वही फोटोन के रूप में निकलता है। फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, और इसी को लिखते हैं हम एच सी बाई लेमडा, वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट, एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, लेमडा होती है वेवलेंथ। तो जरा देखो, हम लाइट में वेवलेंथ के बारे में बात कर लें। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज वेवलेंथ, तो आप सिंपली बताना बेटा लेंथ ऑफ वन ऑसिलेशन। ये एक ऑसिलेशन है और इसकी जो वेवलेंथ होती है इसी को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हाफ वेवलेंथ की बात करें तो ये बनेगी लैम्डा बाई 2, क्वार्टर वेवलेंथ की बात करें तो ये बनेगी लैम्डा बाई 4। क्लियर? लेंथ ऑफ वन ऑसिलेशन इज वेवलेंथ। लेंथ ऑफ वन ऑसिलेशन इज वेवलेंथ। तो सन लाइट को इमिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी जो डिफाइंड हो रही है वो किससे डिफाइंड हो रही है, उसकी वेवलेंथ लैम्डा से। जरा हम देखते हैं कि सन जो लाइट को इमिट कर रहा है इसमें कितने टाइप की वेव्स होती हैं। ओके, तो वेवलेंथ की बात कर ली जाए। वेवलेंथ की जो मेजरमेंट की जा रही है, वेवलेंथ है एक डिस्टेंस, वेवलेंथ एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को मेजर किया जाता है हमारे सिस्टम में। मैं मान लेता हूं कि हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, वेवलेंथ को मेजर करेंगे हम लोग एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम में, और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर के बराबर होता है। पहले तो ये पैरामीटर ध्यान में रखो। अब मैं इसी वेवलेंथ के बेसिस पे सन हमारी कितने टाइप की लाइट को इमिट कर रहा है उसको क्लासिफाई करूंगा। जैसे अगर ये वेवलेंथ आपकी 0.1 एंगस्ट्रॉम से छोटी है तो ये होती है कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज, आप इसको ऐसे समझना कि यूनिवर्स में जब भी एक्सप्लोजन होता है कहीं पे, स्टार्स में या ब्लैक होल्स में, तो जो लाइट इमिट होती है वही कॉस्मिक रेज होती है, उसकी सबसे पहली रेज जो निकलती है कॉस्मिक रेज। और अगर ये 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 1 एंगस्ट्रॉम के बीच में हुई तो ये होती है मेरी गामा रेज। गामा रेस की खोज मैडम क्यूरी ने किया था, और न्यूक्लियस में रेडियो एक्टिविटी को उन्होंने पता किया था। अगर किसी भी एटम का न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाए, यानी उसमें न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का जो रेशियो है वो 1.5 या इससे ज्यादा होने लगे, तो वो एटम का न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, और अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने न्यूक्लियस के अंदर से अल्फा बीटा पार्टिकल और गामा रेस को इमिट करता है। तो ये बनेगी मेरी गामा रेस। याद रखना, गामा रेज न्यूक्लियस से इमिट हो रही है, और न्यूक्लियस की साइज इतनी छोटी है, बस आप ऐसे समझो कि अगर न्यूक्लियस का डायमीटर में मान लो 1 मीटर का है तो इलेक्ट्रॉन 100 किलोमीटर में फैले होंगे। ओके, और उस न्यूक्लियस से निकल रही है गामा रेज, इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। अच्छा, मैडम क्यूरी ने इसकी खोज किया था। गामा रेज का यूज किया जाता है कैंसर में, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए रेडियोथेरेपी की जाती है। कोबाल्ट 160 यूज किया जाता है उसके लिए, गामा रेस। ओके, तो प्रिसाइज वेल्डिंग में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे सबमरीन्स हो गई और एरोस्पेस, स्पेस में जाने वाले जो शटल होते हैं उनकी वेल्डिंग के लिए यूज की जाती है हमारी गामा रेस। मेजर यूज कैंसर में करते हैं इसका,
और रेडियोथेरेपी के लिए किया जाता है। तो सन से निकलने वाली पहली अगर वेवलेंथ उसकी 0.1 एंगस्ट्रॉम से छोटी होगी तो वो कॉस्मिक रेज जाएगी। दूसरी अगर इसकी वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम के बीच में हुई तो ये गामा रेज होगी। और 1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में हुई तो ये बनती है हमारी एक्सरे। एक्सरे जनरली जब कभी भी हमारे बोन्स में फ्रैक्चर आता है, हेयर लाइक फाइन फ्रैक्चर भी होगा, तो वहां से पास कर जाती है गामा रेज, सॉरी एक्सरेज। एक्सरेज की खोज किया था रॉन्टजन ने। और एक्सरे की भी दो कैटेगरी होती है। अगर ये 1 एंगस्ट्रॉम टू 3 एंगस्ट्रॉम के बीच में हुई तो ये होती है हार्ड एक्सरे। और अगर ये 3 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में हुई तो ये बोली जाती है सॉफ्ट एक्सरे। यूज किया जाता है मेडिकल में, वेल्डिंग में तो यूज करते हैं। मेडिकल में याद रखना, जो आपके रेडियोग्राफी कहते हैं एक्सरे को, रेडियोग्राफी वर्ड एक ग्राफ पे प्लॉट किया जाता है, क्योंकि जो भी एक्सरे आता है वो एक ग्राफ पे प्लॉट होता है। तो पहली रे गामा रे, दूसरी रे एक्सरे। एक्सरे की दो कैटेगरी, हार्ड एक्सरे एंड सॉफ्ट एक्सरे। ओके, आते हैं नेक्स्ट हमारी वेवलेंथ होती है अगर 100 एंगस्ट्रॉम टू 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच में हुई है तो ये बनती है अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज आप जिनको बोलते हो, यूवी रेज। और ये रेज खतरनाक होती हैं, इनको हमारे अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन इसको रोक लेती है ऊपर ही, जिसकी वजह से हार्मफुल रेज हमारे अर्थ पे नहीं पहुंच पाती। ओजोन को इसीलिए जीवनदायी गैस भी बोला जाता है। अल्ट्रावायलेट की भी 3 कैटेगरी होती है, ए बी सी। सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है अल्ट्रावायलेट सी वाली। तो ये तीसरी कैटेगरी हुई। सन से जितनी लाइट इमिट हो रही है एनर्जी के फॉर्म में, वेवलेंथ के बेसिस पे डिफाइंड किया जा रहा है। और वेवलेंथ में अगर 0.1 एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम के बीच गामा रे, 1 to 100 एक्स रे, दो कैटेगरी इसकी। थर्ड वाली 100 to 4000 एंगस्ट्रॉम हो गई तो ये अल्ट्रावायलेट रेज होती है। चलो जरा ऊपर देखते हैं। इसके ऊपर अगर ये वेवलेंथ आपकी हो गई 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। अगर डेटा 2-4 आगे पीछे हो तो कंफ्यूज मत होना, मैं एक जनरल रेंज लिख रहा हूं इसकी। ये होती है विजिबल, हमको सिर्फ यही वाली लाइट दिखाई देती है, ऊपर वाली तो देख ही नहीं सकते, इनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। और ये वाली जो लाइट रे होती है ये हमको दिखाई देती है। और इसी लाइट रे को अगर हम किसी प्रिज्म पे पास कर दें, इस लाइट रे को अगर किसी प्रिज्म पे पास कर दिया जाए, तो अगर प्रिज्म का बेस इस तरीके से है तो ये 7 कलर में टूट जाती है। ऊपर आता है रेड और नीचे होता है वायलेट, बाकी विबग्योर। ये इसी पर्टिकुलर इसी वेवलेंथ की बात की जाती है। और हम लोग अपने टॉपिक में इसी वेवलेंथ के बारे में भी पढ़ेंगे। याद रखना, सन से जो लाइट रे आ रही है उसमें कॉम्बिनेशन है, उसमें 4000 एंगस्ट्रॉम की भी वेवलेंथ है, 8000 एंगस्ट्रॉम की भी वेवलेंथ है। लाइट का क्लासिफिकेशन वेवलेंथ के बेसिस पे किया जा रहा है। ओके, अगर 8000 हो गई, 8000 एंगस्ट्रॉम टू 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच में हुई, या इसको आप लिख दो 10 की पावर 4 के, अगर इस रेंज में हुई तो ये बनती है हमारी इंफ्रारेड। इंफ्रारेड नाइट विजन ग्लास, जो रात में देखने वाले चश्मे होते हैं वो इससे बनते हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे कि कोई आयरन बॉल है, उसको आप थोड़ी देर हीट करिए, रेड हीट नहीं करना है उसको, थोड़ी देर हीट करिए। हीट करने के बाद में अगर वो कहीं पे पड़ा है, उसके पास अगर आप हाथ लेके जाओगे तो आपको वो हीट अपीयर होगा कि ये गर्म है। लेकिन आप देखोगे तो आपको उस आयरन बॉल में और आपके हाथ में कोई लाइट रे नहीं दिखाई देगी, लेकिन हीट फील होगी। वो इंफ्रारेड होती है। इंफ्रारेड हीटिंग वेव होती है, नाइट विजन ग्लास बनाने के काम में आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बाद ऊपर चलते हैं तो इसके बाद आती है 10 to the power 4 एंगस्ट्रॉम टू 10 to the power 7 एंगस्ट्रॉम। अगर इस रेंज में है तो ये बनती है हमारी माइक्रोवेव। ये है माइक्रोवेव। ओके,
ओवन घर में यूज करते हो आप, ओवन जो आप यूज करते हो, ओवन में यही माइक्रोवेव यूज होती है। ओवन को ये हार्मफुल होती है ये गैस। माइक्रोवेव ओवन यूज खैर अपनी लाइफ की सिंप्लिसिटी के लिए यूज करते हैं, इट्स क्वाइट हार्मफुल। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम लोग 10⁻7 एंगस्ट्रॉम टू 10⁻11 एंगस्ट्रॉम के बीच में अगर लाइट रे होगी, इसकी वेवलेंथ इतनी है, तो ये बनती है हमारी रेडियो वेव। रेडियो वेव सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज किया जाता है, रेडियो एफएम के प्रसारण में या सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इसका यूज किया जाता है। 10⁻11 एंगस्ट्रॉम, 10⁻11 एंगस्ट्रॉम ये हुआ आपका 10⁻10 इंटू 10 लिख सकते हो इसको। 10⁻10 होगा 1 मीटर, यानी 10 मीटर, 10 मीटर की एक वेवलेंथ होती है। ये रेडियो वेव में आ गई आपकी, ठीक। तो सन से आने वाली जो लाइट रे है उसका क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा कि सन लाइट रे को इमिट करता है, वेवलेंथ के बेसिस पे डिफाइंड होती है। तो ये कितने तरीके की वेव को इमिट करता है? तो 7, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये 7 तरीके की वेव होती हैं। हमको पढ़ना होता है विजिबल वाली लाइट रे के बारे में। ओके बच्चा, तो देखो आज हम लोगों ने लाइट कहाँ से इमिट होती है और वेव की किस तरीके से डिफाइंड होती है, कितने तरीके की वेव्स होती हैं। दैट्स फॉर टुडे क्लास बॉयज।